बचपन में आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी ना। अब ये बताइए, प्यासे कौवे की कहानी अगर एक किताब में लिखी रहे तो वो आप पढ़ते जाएंगे या फिर कोई आपको पढ़ के सुनाए तो वो मज़ा नहीं आता जब ऐसी एक किताब मिल जाए आपको जिसमें कौवे का चित्र बना हो, घड़े का चित्र बना हो और पूरी कहानी चित्रों के द्वारा आपको समझाई जाए। ठीक है, तो वो समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ क्या होता है कि आप कहानी को जब चित्र देखते हैं तो अपने आप आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बड़े ईज़िली और बड़े रुचिकर ढंग से दिमाग पे छपने लगती हैं। बस यही अंतर होता है कि हम कोई चीज़ वर्णनात्मक रूप में पढ़ें और उसको चित्र के माध्यम से पढ़ें। जब चित्र के माध्यम से कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें एक तो इंटरेस्टिंग वो लगता है और दूसरे वो क्या होता है कि चित्र के माध्यम से बहुत सरल ढंग से, बहुत इजी ढंग से हमें वो चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। तो प्रभाव, अगर यहाँ पे हम प्रभाव की बात करें तो किस तरीके से प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा या फिर किस तरीके से याद ज़्यादा रहेगा, है, और रुचिकर ज़्यादा लगेगा, रुचि किस में आएगी आपकी, ये तरीका या ये तरीका, बताइए। जी हाँ, आपने सही कहा, ये तरीका। इस तरीके से जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं चित्र के माध्यम से तो वो हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पे ज़्यादा प्रभाव डालती है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, कोई चीज़ अगर मूर्त रूप में है यानी चित्र के रूप में है तो उसको समझना आसान हो जाता है और मस्तिष्क में उसका, दिमाग पर उसका एक प्रभाव पड़ता है और स्थायी प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रभाव होता है वह स्थायी होता है। पढ़ी हुई चीज़ें एक बार भूल जाती हैं लेकिन देखी हुई चीज़ें नहीं भूलती हैं, है ना। जैसे कि आप कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए इतिहास का, वो आप पढ़ रहे हैं किताब में, या फिर उसकी एक मूवी आप देख लीजिए। आपने ये मूवी तो देखी होगी ना, मान लीजिए शिवाजी को आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में और शिवाजी की मूवी या सीरियल भी देखा होगा, है ना। या फिर अकबर को ले लीजिए, जोधा अकबर की बात हम करते हैं, ये भी इतिहास का बहुत अच्छा सा चैप्टर है। तो इसको जोधा अकबर के बारे में आपने पढ़ा होगा और जब उसका सीरियल देखा होगा या फिर उसकी मूवी देखी होगी तो वो प्रभाव आपके माइंड पर ज़्यादा पड़ा होगा, है ना। यही अंतर है आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण और पिछले दो जो मैंने बताए हैं प्रस्तुतिकरण के तरीके, यानी वर्णनात्मक, इस तरीके से लिखा हुआ वर्णनात्मक, और सारणीकृत, ठीक है, सारणीकरण और वर्णनात्मक। ये तीसरी विधि जो है आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण, वो कोई और ही बात कहती है इन दोनों से अलग। वो क्या बात कहती है कि इन आंकड़ों को हम चित्र के द्वारा, दंड आरेख के द्वारा, इस तरीके से कई चित्र होते हैं, इस तरीके से कई चित्र होते हैं, उनके द्वारा हम इसे दर्शा सकते हैं और ये पूरी वर्णन या फिर सारणी का ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आरेखों में, चित्रों में। तो आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण यही है कि हम आंकड़ों को वर्णनात्मक या सारणीकृत से भी और इजी वे में जब ले आएंगे तो वो क्या हो जाता है, आरेखी प्रस्तुतिकरण, चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण। तो वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। और आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण पाठ था आपका, उसका सेकंड पार्ट, आंकड़ों का आरेखी प्रस्तुतिकरण। तो भाई थोड़ा तो आपने समझ लिया कि ये है क्या चीज़। अब देखते हैं ये किस किस तरह से होता है और क्या क्या चित्र होते हैं, क्या क्या विधियाँ हैं आंकड़ों को आरेखी रूप से प्रस्तुत करने की। लेट्स सी। आरेखों का प्रभाव मस्तिष्क पर अधिक स्थायी और प्रभावपूर्ण होता है, ये मैंने अभी बताया आपको। और ये सांख्यिकी तथ्यों को बहुत ही सहज, सुलभ व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब आरेख की बात होती है कि आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो होते तो कई प्रकार के, लेकिन जो मुख्य हैं और जो आपके कोर्स में है वो मैं यहाँ पे 3 आरेख बता रही हूँ। ज्यामिति आरेख, बारंबारता आरेख, अंकगणितीय रैखिक आरेख। ठीक है, अब ये ज्यामिति आरेख में 2 आरेख होते हैं। ज्यामिति आरेख के 2 प्रकार, दंड आरेख, वृत्त आरेख। और दंड आरेख में भी 3 प्रकार के दंड होते हैं, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। बारंबारता आरेख जो है दूसरा वाला, उसमें क्या होता है, आयत चित्र होता है।
बारंबारता बहुभुज होता है, बारंबारता वक्र होता है और तोरण ऑगिव। ठीक है, बारंबारता आरेख में 4 प्रकार होते हैं और तीसरा जो है हमारा अंकगणितीय रैखिक आरेख होता है। तो कुल मिला के आपको ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रकार के आरेख जो है अभी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि ये नाम क्या है और ये नाम क्या है और नाम के पीछे क्या कारण है, और दूसरा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और ये बनते कैसे हैं, सबसे ज़्यादा इनका चित्र कैसे बनता है और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके ये चीज़ बताने वाली हूँ। रही बात इस फ्लो चार्ट की, इस फ्लो चार्ट को आप बना सकते हैं। हालांकि ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है कि ये पूरा का पूरा आपको बनाना पड़े, लेकिन यदि आए तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट लिख करके उसको अपना उत्तर दे सकते हैं। दूसरी बात कि इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसको याद भी कर सकते हैं कि भाई हमारे कोर्स में इतने आरेख हैं और इसको हमें याद करना है। तो ये फ्लो चार्ट आप ज़रूर अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है, दंड आरेख या बार डायग्राम, इसका मतलब है आंकड़ों का दंडों द्वारा प्रदर्शन। दंडों यानी कि ये, इसे हम क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। ये जो दंड की तरह, बैट की तरह बना होता है, इसे हम दंड कहते हैं। तो ये बार डायग्राम क्या है, आंकड़ों का, ये आंकड़े आपके मान लीजिए दिए हुए हैं, वर्ष एक तरफ दिया है और जनसंख्या दी हुई है, तो इसका हम दंडों के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 1930, 40, 50, 60, 10 साल पे जनसंख्या जो बढ़ी है हमारी, उसका यहाँ पे हमारे पास आंकड़ा है, चार्ट है, ठीक है, सारणी है। अब इसका हम दंडों में कैसे प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दंड जैसे 1930 है, यह क्या है, 1930 में 20 करोड़ है जनसंख्या, तो यहाँ तक यह बनेगा। ठीक है, और फिर 1940 में हमारी 24 करोड़ है, 24.9, तो यहाँ पे हम यहाँ से जोड़ेंगे 24.9 और यहाँ पर 1940। 1950 का इसी तरह से बन जाता है 35.1 और 1960 का 38 करोड़, 1970 का 45 करोड़ और 1980 का 54.9 करोड़। तो यहाँ पे हम दंडों के माध्यम से जब इसे दिखाते हैं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि जनसंख्या जो है वो बढ़ते क्रम में बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, एक एक साल में, और यहाँ पे हम दंडों के द्वारा इसे आकर्षक रूप में बना सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और जल्दी हमारे दिमाग पे जिसका प्रभाव पड़ता है। तो दंड के द्वारा जब हम अच्छा, एक चीज़ और है कि एक्स अक्ष पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्र चर राशि के मान जो होता है, जैसे ये है समय, स्वतंत्र है, समय किसी पे डिपेंड नहीं है, तो स्वतंत्र चर राशि के मान को एक्स अक्ष पे, और आश्रित चर राशि जैसे जनसंख्या है, तो जनसंख्या है तो ये क्या है, समय के हिसाब से ही तो है, जनसंख्या आश्रित चर राशि है। इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या डिपेंड है समय पे। ये जनसंख्या अगर हम आपको कही जाए कि 10, 20 करोड़, 40 करोड़, तो आप कहेंगे क्या 40 करोड़, तो मैं कहूँगी कि हाँ 1930 में थी 20 करोड़, 1940 में थी 24.9 करोड़। तब यानी कि जनसंख्या जब भी आप बताएंगे तो किसी पे आश्रित होकर बताएंगे, है ना। तो आश्रित चर है यह जनसंख्या, तो इसे कहाँ लेते हैं हम, इसे हम लेते हैं वाई अक्ष पे, और जो स्वतंत्र चर है उसे लिया जाता है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स अक्ष पे। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद प्रत्येक समय बिंदु पर हम संबंधित जनसंख्या के बराबर ऊंचाई के दंड निर्मित करते हैं। इसकी जनसंख्या बराबर ऊंचाई के दंड यहाँ हम बना लेते हैं। ठीक है, और अच्छा, दंडों की जो चौड़ाइयाँ हैं वो समान होंगी, यानी कि एक बहुत मोटा बना लो, एक पतला बना लो, है ना। ये दंडों की जो चौड़ाइयाँ हैं वो समान होंगी, और इन दंडों के बीच जो दूरी है, यानी कि यह जो दूरी है लगभग बराबर ही होगी। ठीक है, ये बनाने में थोड़ा यहाँ बड़ा लग रहा है, ये दूरी बराबर ही होगी, सबकी ये दूरी बराबर में बांटा जाता है, यह दूरी बराबर रहनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दंड के हिसाब से, मतलब दंड की ऊंचाई अगर बढ़ती गई है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड दिखता है, वो जनसंख्या का कैसा ट्रेंड दिखता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, है ना। जनसंख्या यहाँ क्या है, ऐसे बढ़ती ही गई है। ठीक है, तो दंड चित्र के माध्यम से हम ये चीज़ आपको बता सकते हैं, ट्रेंड बता सकते हैं, यानी कि दंड चित्र जो है वो ट्रेंड बताता है। इसके अलावा
कुछ नहीं बताता है ना, केवल ट्रेंड बताएगा कि बढ़ रही है घट रही है, इसके अलावा कुछ नहीं बताता है। ये भी नहीं बताएगा कि इसकी दर क्या है, यानी बढ़ने की दर क्या है, ये भी नहीं बताएगा, है ना। और अनुमान पूर्वानुमान भी इसके लिए इससे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपली केवल एक ट्रेंड बताता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है समय के अनुसार, या जिस पे वो डिपेंड है उसके अनुसार। तो ठीक है, ये दंड चित्र का महत्व जो है ना विजुअली यानी कि दृष्टिगत रूप से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसकी उपयोगिता, दंड आरेख की जो उपयोगिता है वो भी सीमित ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो केवल ट्रेंड बताने के लिए होता है। यही बार डायग्राम, यही दंड आरेख सरल दंड आरेख कहलाता है, जो सरलीकृत रूप से केवल ट्रेंड को दर्शाता है और केवल दो चरों को लेकर के साथ चलता है, एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर। मल्टीपल बार डायग्राम, बहुदंड आरेख, ये कब यूज़ होता है? जब दो चर हों, हमें दो चर को स्पष्ट करना हो, दो चरों को दिखाना हो। जैसे यहाँ आप टेबल देख रहे हैं, सारणी देख रहे हैं कि अलग अलग योजनाओं में, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ योजना में जो बिजली प्राप्ति का लक्ष्य है यहाँ पे, वो 1 यहाँ हम रख सकते हैं। इस चार्ट के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है? बिजली प्राप्ति का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति, ठीक है। तो लक्ष्य बिजली प्राप्ति की जो है वो 1.30 की गई, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हुई 1.1। यहाँ पे प्रथम योजना में लक्ष्य रखा गया 1.3 का और प्राप्ति कितनी हुई? 1.1। तो यहाँ पर हम 1.3 का के बराबर का ऊंचाई का दंड बना लेते हैं और दूसरा दंड उसकी प्राप्ति का बनाते हैं जो कि 1.1 है। दूसरी योजना ये जो है 1956 और 61 में है, वहाँ 3.5 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्ति हुई 2.25 की। तो ये नीचे है, ये जो है प्राप्ति। यहाँ पे हम स्पष्ट कर लेते हैं चित्र में कि ये लक्ष्य है जो सादा है, यानी कि वो वाइट कलर का है जो वो लक्ष्य है, और जो डार्क ब्लैक कलर का है वह प्राप्ति है। तो यहाँ दंड को अलग अलग रंगों से दिखाना जरूरी होता है और यहाँ द्विचर होते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1961-66 में भी जो प्राप्ति है, जो लक्ष्य रखा गया वो 7.04 का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 4.52 हुई। और चतुर्थ योजना में, पंचवर्षीय योजना में 9.26 का लक्ष्य रखा गया, इतना ज़्यादा, लेकिन प्राप्ति 4.58 हुई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो कम हो रही है लक्ष्य की बजाय। तो यहाँ भी हमें एक ट्रेंड दिखता है, लेकिन इस बहुदंड मल्टीपल बार डायग्राम का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ द्विचर होते हैं, द्विचरों में ये डायग्राम का यूज होता है, ठीक है। और इस डायग्राम के सारे सिम्टम्स, सारे लक्षण उसी की तरह है जैसे सरल दंड आरेख होते हैं। बस यहाँ पे बनावट में फ़र्क होता है कि यहाँ दो दंड को लिया जाता है एक ही समय में, और दोनों दंड अलग अलग गुणों को बताते हैं। जैसे यहाँ लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति को बताया गया है, ठीक है। और इन दंडों को अलग अलग कलर से कलर करना होता है, तभी एक दूसरे से अलग दिखते हैं और डायग्राम एक बार देखने में स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाता है। अब इस सारणी को भी अगर आप नहीं देखेंगे, केवल इस डायग्राम को देखेंगे, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये जो है पंचवर्षीय योजना, यहाँ लिख देना होगा कि ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई पे हमें लिखना होगा ये क्या है, ये है हमारे लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति। यहाँ लक्ष्य और उसकी प्राप्ति को स्पष्ट रूप से लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो बहुदंड आरेख है वो तैयार हो जाता है। अब जब तीन चरों की बात हो, तीन चरों को दर्शाना हो हमें डायग्राम में, तो संगठक दंड आरेख यानी कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज़ किया जाता है। ये आपके सामने मैंने बनाया है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, तीन चरों को इकट्ठे दिखाया जाता है। एक तो पहले ये जो वाइट भाग है इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और एक ब्लैक है इसे कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति, और ये क्या है हमारा अपूर्ण लक्ष्य, यानी कि जो नहीं हुआ।
यहाँ पे क्या आप देखते हैं कि योजना जो है हमारी अलग अलग योजना, उसी चार्ट को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। पिछले वाले में क्या था, दंड आरेख में बहु में, कि लक्ष्य था और लक्ष्य की प्राप्ति थी, लेकिन अपूर्ण, कितना अपूर्ण रहा, लक्ष्य हमारा कितना होने में कम रहा, ये भी यहाँ दर्शाया जाता है। तो लक्ष्य हमारा इतना था 1.3 था और प्राप्ति हमारी हुई 1.1 की, और जो अपूर्ण रहा वह 0.20 रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक बार डायग्राम में, एक दंड में हम इस चीज़ को, तीनों बातों को दर्शा देते हैं। इसी तरह यहाँ द्वितीय योजना में देखिए, यहाँ पे हमने इसका ईयर लिख दिया, और द्वितीय योजना 3.5 की लक्ष्य था, रखा हुआ था, और लक्ष्य की प्राप्ति हुई, ये काले भाग से दिखाया गया है, जो कि 2.25 की हुई, और अपूर्ण कितना रह गया, 1.25 रह गया। तो अपूर्ण भाग को वाइट से दिखाते हैं। तो यहाँ एक दंड में 3 बातें आप समझ में आती हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि जब 3 चर हों तो संघटक दंड आरेख यानी सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आए, आंसर में लिखना हो, क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आप ये दोनों ही चीज़ें बनाएंगे। ये तो बिल्कुल मस्ट है कि हाँ भाई हमें एक सारणी में बनानी है, उस पर दंड आरेख, और इसके बारे में आपको लिखना भी है कि संघटक दंड आरेख कब यूज़ होता है, जब हमारे पास 3 चरों को दिखाना हो हमें, तब हम संघटक का यूज करते हैं। ठीक है, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम इस तरीके से बनता है। और हाँ, इसका जो दंड होता है यह थोड़ा मोटाई में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक ही में आपको 3 दिखाना है, तो ये जो हिस्सा है ये तो बच ही जाता है, तो बिल्कुल खाली खाली सा नहीं लगना चाहिए। और इस जो छायांकित भाग है, शेडो जो है, काला भाग है, इसको भी दिखना चाहिए, और ये वाइट वाला भी स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए ये दंड जो होते हैं थोड़े से मोटाई में ज़्यादा होते हैं अन्य दंडों के। पाई डायग्राम में समग्र राशि जो होती है 100% के संगठक राशियों में सापेक्षिक या प्रतिशत वितरण की व्याख्या करता है। यह वृत्त आरेख जो होता है वह 100% के संगठक राशियों में सापेक्षिक वितरण की व्याख्या करता है। और बड़े वृत्तांत जो होते हैं, जैसे कि ये है ना, तो बड़े वृत्तांत जो हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो ये जो है वृत्तांश है। ये जो बड़े वृत्तांश हैं वो बड़े अनुपात को, और छोटे वृत्तांश जो होते हैं वो छोटे अनुपातों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये 2 बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। अब हमें किसी भी, जब दो चर हमारे मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें उन्हें कोणों के रूप में पहले कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ वृत्त में हम कोणों की ही बात करेंगे ना। कोण होते हैं जैसे 360, इसका पूरा का पूरा कोण होता है। तो 360 के सापेक्ष हम जो चर के मान हैं उन, जैसे 360 है, 100% है हमारा 360, तो अब इसको जितने चर के मान है, मान लीजिए 50 है, तो 50 का कितना परसेंटेज होगा, और फिर कोण में उसको कन्वर्ट करके तब उसको उस भाग में बांटेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींच करके उस कोण को ज्ञात करेंगे। ये जो कोण है उसे ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक नज़र में देखने में समझ में आ जाएगा कि ये वृत्तांश बड़ा है, यानी ये चर का मान बड़ा है, ये चर का मान छोटा है। लेकिन कितना छोटा कितना बड़ा है, इसके लिए कोणों, पहले तो परसेंटेज में और फिर कोणों में इसको कन्वर्ट करके चरों को फिर देखा जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। कार्य स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या का वितरण, जो कि करोड़ में है। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे स्थिति जैसे सीमांत श्रमिक, मुख्य श्रमिक और गैर श्रमिक हैं। ठीक है, ये 3 स्थिति हैं। और जनसंख्या कितनी है इनकी, 9, 31 और 62, यानी कुल 102 जनसंख्या। अब इसको पहले प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या हम करेंगे, 102 का कितना प्रतिशत है, 9 है ना। इस तरह से हम कहेंगे कि 102 का कितना प्रतिशत है, 9। तो यहाँ पे जब हम निकालते हैं इसे, यानी कि 900 में भाग देंगे 102 का, तो कितना आता है हमारा 1 आपको प्रतिशत निकालना आता होगा। तो 900 में जब 102 का भाग देते हैं तो हमारा 8.8 आता है। और इसी तरीके से जब हम 3100 में 102 का भाग देते हैं, तो आप भाग दे के देखिएगा रफ में, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि किस तरह से प्रतिशत में चेंज किया जाता है। यहाँ चेंज कर लिया हमने 4, तो इस तरह सारे प्रतिशत में हमने चेंज कर लिए हैं। तो प्रतिशत हो गया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे कोणीय घटक में। कोणीय घटक जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 360 का एक वृत्त जो होता है वह 360 डिग्री का होता है, पूरा का पूरा, ये हमें ज्ञात है। तो 360 का जो है, यहाँ पे हम कैसे प्रतिशत को कोणीय घटक में निकालेंगे, जैसे कि यहाँ 360 गुणे,
अब यहाँ पे 8.8 है, 8.8 ये प्रतिशत में है, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा वो है 32। तो ये 32 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय घटक हो जाएगा। इसी तरीके से हम सभी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोणीय घटक भी जब हमारा यहाँ निकल जाता है तो फिर हम एक वृत्त बनाते हैं और इसे बांट लेते हैं। यहाँ पर वृत्त में क्योंकि 3 घटक हैं तो तीनों का अलग अलग यहाँ पर हम एक साइन दे देंगे। जैसे यहाँ हमने इसको डॉट से कर दिया, इसे हमने इस तरीके से लाइन खींच दिया और इसकी खड़ी लाइन खींच दी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि तीनों को 3 रूप दे दिया, 3 तरह के आकार दे दिया। और कभी कभी इसमें किसका रंगों का भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग 3 रंगों से हम इन्हें विभाजित कर दें। तो यहाँ पे 62 करोड़ जो है वो गैर श्रमिक सबसे ज़्यादा है, ये हमें दिख रहा है। और 9 करोड़ जो हैं सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक हमारे 31 करोड़ हैं। तो यहाँ पे ये जो कोण है वह इसके अनुसार बांटा गया। जैसे देखो गैर श्रमिक का 219 डिग्री है, तो ये 200, ये जो कोण है सबसे ज़्यादा है, 219 है, ठीक है। और 109 के साथ मुख्य श्रमिक है, तो ये 109 है। और सबसे कम 32 डिग्री जो है वह यह है 9 करोड़ के 9 करोड़ के कौन से श्रमिक है, सीमांत श्रमिक के द्वारा, ठीक है। तो ये 109, ये 32 डिग्री और ये 219 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पाई डायग्राम में जनसंख्या को प्रतिशत में हमने बांटा और उसके बाद कोणीय घटक इसका ज्ञात किया और उसके बाद एक वृत्त में इन कोणों को हमने बांट दिया। अब यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है कि हम इस वृत्त को देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पे कई घटक लिए जा सकते हैं, कोई 1 या 2 नहीं। यहाँ पे जब संघटक जो होता है हमारा वो फेल होता है, 2 घटक के द्वारा वो फेल होता है, तो हम यहाँ कई घटकों के लिए जब ज़्यादा घटक हों तो हम इस पाई डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग रंगों के द्वारा या अलग अलग इनके सिग्नेचर के द्वारा इनको दर्शाया जा सकता है। बारंबारता आरेख फ्रीक्वेंसी डायग्राम के द्वारा अनुप्रस्थ आंकड़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जिनका प्रत्येक मान एक ही बिंदु, एक ही तिथि, माह, वर्ष या समयावधि से संबंधित होता है, ये अनुप्रस्थ आंकड़े होते हैं। और इन आंकड़ों को जैसे समूहीकृत बारंबारता वितरण के रूप में प्रस्तुत जो आंकड़े होते हैं वही होते हैं, अनुप्रस्थ आंकड़ों को ही किया जाता है। तो इन सबको आयत चित्र बारंबारता, बहुभुज बारंबारता, वक्र या उजाइब आदि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बारंबारता आरेख में भी कई होते हैं, अभी मैंने जैसे आपको फ्लो चार्ट में बताया। चलिए देखते हैं एक एक करके वो किस प्रकार के बनते हैं। पहला है आयत चित्र हिस्टोग्राम। इसका मतलब है आयतों का समूह। ये दिखने में आयतों का एक समूह ही दिखता है और सन्निकट आयत इसको कहते हैं। और क्योंकि ये जो होता है वह अलग अलग जो मान होते हैं, आवृत्तियाँ होती हैं, उसको दर्शाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको बनाने के लिए हम ग्राफ पेपर के एक्स अक्ष पे, जो एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, आपको ज्ञात है। एक्स अक्ष पर प्राप्तांक यानी स्वतंत्र चर राशि ले लेते हैं और वाई अक्ष पे हम क्या करते हैं, आवृत्तियों को अंकित करते हैं। आवृत्तियों को इधर अंकित किया जाता है और ये पूरा का पूरा जो आयत चित्र होता है एक बराबर में होता है। जैसे कि ये है तो इसी से चिपका हुआ ही ये होगा, सटा हुआ होगा। इसके बीच में दंड की तरह गैप नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं विच्छिन्न विच्छिन्न चर हैं उनको नहीं दिखाते, सतत चरों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आवृत्तियाँ आ जाती हैं, यहाँ पे हम आवृत्तियों को दर्शाते हैं और यहाँ पे स्वतंत्र चर होते हैं जैसे कि समय, ठीक है। तो आयत चित्र इस तरह से एक आयतों का समूह होता है। यहाँ आपके सामने आयत चित्र हिस्टोग्राम जो है आयतों का समूह जिसे कहते हैं वो मैंने बनाया है। ये वर्गांतर यहाँ पे विद्यार्थियों के जैसे प्राप्तांक है वो वर्गांतर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 20 से 25 है, अगर तो 20 से 25, उसके बाद सीधे 25 से 30 पे 9 है ना। तो यहाँ पे कहीं गैप देने की बात ही नहीं हो सकती, स्वाभाविक रूप से यहाँ कोई गैप होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सारणी है वो सतत सारणी है, विच्छिन्न नहीं है। विच्छिन्न होती तो बीच में गैप हम दे सकते थे, लेकिन चूंकि सतत सारणी है तो यहाँ पर 20 से 25 में 5 और फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, इस तरह से सतत यहाँ चल रहा है। इसलिए यहाँ पे आयतों का समूह एक बनता है जिसको हम आयत चित्र कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल को अगर क्वेश्चन आता है आयत चित्र के बारे में तो इस एग्जाम्पल को आप देते हुए ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
अब ये दिखने में तो आपको दंड आरेख की तरह ही लग रहा होगा, ये जो आयत चित्र है वो आपको दंड आरेख के समान ही लग रहा होगा, लेकिन केवल दिखता ही समान है। बाकी इन दोनों में कोई ऐसी समानता नहीं होती, बल्कि भिन्नता होती है। और यहाँ पे बनता है एक इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरी क्वेश्चन कि दंड आरेख और आयत चित्र में अंतर बताइए। तो चलिए लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि हमारे आयत चित्र में और दंड आरेख में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। दंड आरेख और आयत चित्र में 3 तरह का अंतर होता है। पहला तो यह है कि दंड आरेख में जो स्तंभ की ऊंचाई होती है, ये दंड की जो ऊंचाई है वो महत्वपूर्ण है, इसकी चौड़ाई या क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ सभी कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक दंड की बात करें तो उसके एक छोर पे एक समय अंतराल लिया जाता है दूसरे छोर तक के लिए, तो यहाँ सभी कुछ महत्वपूर्ण है। इसी तरह दंड में जो 2 दंडों के बीच रिक्त स्थान होता है, हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई रिक्त स्थान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दंड आरेख जो होते हैं वो विविक्त और संतत दोनों ही चरों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आयत चित्र जो है केवल सतत चरों का प्रदर्शन करता है। तो ये अंतर में हम ये 3 जो अंतर इनके महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वीडियो का आगे का भाग यानी अंतिम पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं इस पाठ के पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।